अमेरिका में और ईरान में शांति तो हुई, लेकिन इजराइल को यह बात चुभ गई है, क्योंकि इस डील में इजराइल की कोई भूमिका नहीं थी, जबकि जंग के शुरुआत में इजराइल की सबसे बड़ी भूमिका थी। और यही बात बेंजामिन नेतन्याहू को ठीक नहीं लग रही है, जिसे लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की। अमेरिका से कहा, यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ईरान को नेस्तनाबूद करना जरूरी है। लेकिन अमेरिका ने चुपचाप ईरान के साथ मिलकर एक तरफा युद्ध डील कर ली, और इसलिए एक युद्ध खात्मा हुआ तो दूसरी तरफ एक शीत युद्ध की शुरुआत हो रही है। शीत युद्ध अमेरिका और इजराइल के बीच में, और इन दोनों के रिश्तों में दरार दिखने लगी। अब तो खुलकर दोनों देश एक दूसरे पर शब्दों से हमला भी करने लग गए हैं। अमेरिका और ईरान में शांति होने के बाद इजराइल के रिश्ते अमेरिका से खराब होने लगे हैं। अमेरिकी अधिकारी और मंत्री इजराइल पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। अब तो लफ्जों का लहजा भी नहीं रह गया है। उधर इजराइल की ईरानी शांति वार्ता को मानने के लिए तैयार नहीं है इजराइल, और उसने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका इस बात से नाराज है कि अमेरिका के बार बार मना करने के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान पर क्यों लगातार हमले कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा अगले 2, 3, 4 दिन में, अगर इजराइल लगातार हमला करता रहा तो फिर ईरान पलटवार कर सकता है, और ईरान ने पलटवार किया तो फिर से युद्ध भड़क सकता है। कहते हैं 75 सालों की दोस्ती में अब तक सबसे बड़ी दरार दिखी जा रही है, और इस दरार का कारण बना है अमेरिका ईरान के बीच शांति डील। एक डील ने दो दोस्तों को दुश्मन बनने पर मजबूर कर दिया है। कहते जैसे ही अमेरिका और ईरान की डील पर साइन हुआ, वॉशिंगटन में तो जश्न था, लेकिन तेल अवीव में सन्नाटा पसर गया। इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने इसे इजराइल और पूरी आजाद दुनिया के लिए बुरा समझौता करार दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गावीर ने तो यहां तक कह दिया कि इजराइल इस डील से बंधा हुआ नहीं है, इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है, और इजराइल एक संप्रभु राष्ट्र है। पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने यहां तक कह दिया है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर मैं राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना, तो फिर ईरान में एक भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जबकि इसके दूसरे सिरे पर आप जाएंगे, यहां इजराइल की कोई भूमिका नहीं है इस पीस डील में, लेकिन 28 फरवरी को इस युद्ध को शुरू करने में इजराइल की सबसे बड़ी भूमिका थी। अमेरिका इजराइल ने मिलकर तेहरान पर अटैक किया था, लेकिन 4 महीने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता किया तो बेंजामिन नेतन्याहू को चाय की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया, और अब उनकी अपनी सरकार के सहयोगी उन पर हमलावर हो गए हैं। इसलिए इसे अमेरिका इजराइल का शीत युद्ध कहा जा रहा है। शीत युद्ध की स्थिति कैसे पैदा हुई है, जरा नजर डालिए। डील के कारण अमेरिका इजराइल के रिश्तों में दरार है। अमेरिका ने इजराइल को बार बार उसकी औकात दिखाने की बात कही है। अमेरिका ने कहा, हमारे सिवा तुम्हारे साथ कोई नहीं है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नेतन्याहू पर निशाना साधा। वेंस के बयान पर नेतन्याहू ने यूएस को जवाब दिया, इजराइल लेबनान पर कब्जा किए इलाके से पीछे नहीं हटेगा और हमले भी जारी रखेगा। अमेरिकी लोगों के पैसे से इजराइल को हथियार मिला है, यह बात अमेरिका कह रहा है। सुरक्षा के मामले में इजराइल का खर्च अमेरिका उठा रहा है। जेडी वेंस ने कहा कि इजराइल की समस्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं इजराइल पर जुबानी हमला। ट्रंप ने कहा, मैं होता तो नेतन्याहू जेल में होते, और अमेरिकी टैक्स पेयर्स की वजह से 80 से 85% हथियार इजराइल खरीदता है। तो इजराइल ने कह दिया, हम अमेरिका के गुलाम नहीं। यानी स्थिति खराब हो गई। दोनों तरफ से चुभने वाले बयान दिए जा रहे हैं। अब जेडी वांस का बयान खुद सुनिए। You've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. Is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.
पीस डील साइन करने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील का ऐलान किया, तब आपको याद होगा कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि एक ऐसा लीडर है इस पीस डील में जो मेरे पास आता है बार बार और मुझे कहता है बम मारो बम मारो बम मारो। यह तंज था बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। इधर जेडी वांस ने 18 जून को कहा कि इजराइल को दुनिया में बचे अपने इकलौते ताकतवर पार्टनर अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। जेडी वांस ने यह तक कहा है कि अमेरिकी अपने पैसे से इजराइल की सुरक्षा कर रहे हैं। आप ये बयान भी सुनिए। Is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States. तो अमेरिका और इजराइल में तनाव की स्थिति है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति थी कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अमेरिका इजराइल की दोस्ती की नींव 1948 में पड़ी, जब राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इजराइल को मान्यता देने वाला पहला बड़ा देश बनकर अमेरिका को आगे रखा। लेकिन रिश्ता सच में रणनीतिक गठबंधन बना और 1967 और 73 के अरब इजराइल युद्ध के बाद जब रिचर्ड निक्सन प्रशासन ने इजराइल को सैन्य मदद का बड़ा सोर्स बना दिया, क्योंकि इजराइल अमेरिका के लिए सिर्फ एक देश नहीं था, इजराइल अमेरिका के लिए एक रणनीतिक पार्टनर था, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। मिडिल ईस्ट के करीब एक ऐसा पावरफुल इलाका जहां से अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी मुट्ठी में रख सकता था। 1978 में जिमी कार्टर के दौर में हुआ कैंप डेविड समझौता एक बहुत बड़ा मोड़ था। मिस्र और इजराइल के बीच शांति जिसे अमेरिका ने मध्यस्थ बनकर करवाया। रोनाल्ड रीगन ने इजराइल को अमेरिका का प्रमुख गैर नेटो सहयोगी जैसा दर्जा दिलाया और सालाना सैन्य सहायता को संस्थागत रूप बना दिया। बिल क्लिंटन के समय वो ओस्लो समझौते हुए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई में रिश्ते और ज्यादा गहरे किए इजराइल के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा करीबी दौर माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप की पहला कार्यकाल का 2017 से 2021, जब अमेरिका ने अपना दूतावास जेरूशलेम शिफ्ट किया, गोलन हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी और अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल को अरब देशों से रिश्ते सुधारने में मदद की और अरब देशों पर प्रेशर बनाया कि तुम भी इजराइल को मान्यता दो, ज्यादा हवा में कूदने की जरूरत नहीं है। बराक ओबामा का दौर अपेक्षाकृत थोड़ा सा तनावपूर्ण रहा, खासकर 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर, जिसका नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस में सीधे जाकर खुलकर विरोध किया था। अमेरिका के इजराइल की तरफ झुकाव की एक बड़ी वजह थी भावनात्मक या ऐतिहासिक नहीं बल्कि संस्थागत। अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी AIPAC जैसे लॉबी समूह दशकों से कांग्रेस के दोनों हिस्से यानी कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स खेमों में सक्रिय रहे हैं। चुनाव अभियान को फंड करना, नीति निर्माण को प्रभावित करना, यह सब काम AIPAC का रहा है। यह अमेरिकी लोकतंत्र में किसी भी विदेशी देश की सबसे संगठित लॉबी मानी जाती है और लॉबी बहुत ताकतवर है, बहुत अमीर है। इसके अलावा इजराइल अमेरिका के लिए तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में भी एक अहम साझेदार है। साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर डिजाइन, ड्रोन, मिसाइल, डिफेंस तकनीक में दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग है। सिलिकॉन वैली की कई बड़ी टेक कंपनियों के रिसर्च सेंटर इजराइल में है। यही आर्थिक तकनीक जुड़ाव की एक बड़ी वजह है कि अमेरिका की नीति, राष्ट्रपति चाहे किसी भी पार्टी की हो, इजराइल की तरफ झुकी रहती है। कई इजरायली कंपनियां हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाती हैं और इसी वजह से इजराइल की ओर अमेरिका झुका रहता है। एक एंगल यह भी है कि जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल से रिश्ते खराब करता है, जैसा कि इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिख रहा है, उसका पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म माना जाता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल करियर खत्म माना जाए? जिस भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल से टकराव चुना, उसकी कुर्सी गई। यानी जो इजराइल के खिलाफ हुआ, उसका पत्ता अमेरिका के राजनीति से साफ हो गया। शुरुआत करते हैं 1956 से। सुएज कनाल संकट। ड्वाइट डी आइजनहावर राष्ट्रपति थे। आर्थिक प्रतिबंध के कारण इजराइल को झुकाने की कोशिश की। एकमात्र राष्ट्रपति ने जिन्होंने इजराइल को झुकाने की कोशिश की। 1956 में AIPAC तब इतना पावरफुल नहीं था। उसके बाद उनको सत्ता से जाना पड़ा। जिमी कार्टर ने 1978 में कैंप डेविड समझौता कराया। फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की। इजरायली लॉबी ने कार्टर के खिलाफ माहौल बनाया और 1980 में रोनाल्ड रीगन ने कार्टर को चुनाव में हरा दिया।
अब आ जाइए जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर। 1991 में वेस्ट बैंक में बस्तियों को लेकर विवाद हुआ। इजराइल की 10 अरब डॉलर की लोन गारंटी रोक दी। यहूदी समुदाय और लॉबी का समर्थन उनसे हट गया। 1992 में क्लिंटन ने उन्हें अमेरिकी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसके बाद कभी भी बुश सीनियर की वापसी नहीं हुई। अब आ जाइए बराक ओबामा, सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति अमेरिका में। इजराइल के समर्थकों को कांग्रेस में चुनौती देने में असक्षम नजर आए। ओबामा में राजनीतिक इच्छा शक्ति और कौशल की कमी दिखी। बराक ओबामा का नेतन्याहू से रिश्ता बहुत खराब हो गया था और ओबामा ने JCPOA डील की ईरान से। हालांकि बाद में इस डील को JCPOA को डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 के अपने कार्यकाल में फाड़कर फेंक दिया। लेकिन JCPOA डील की वजह से इजरायली लॉबी बहुत ज्यादा नाराज हो गया और इसकी वजह से न सिर्फ ओबामा चुनाव हारे बल्कि ट्रंप के पहले ही कार्यकाल में यह डील फाड़कर फेंक दी गई। अब आ जाइए ट्रंप के रिजीम में। ईरान डील को लेकर इजराइल से फिर से ट्रंप के रिश्ते खराब हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा इजराइल का अस्तित्व ही नहीं है अमेरिका के बिना। नेतन्याहू ने इजराइल का इमेज वर्ल्ड लेवल पर खराब किया। क्या मिड टर्म इलेक्शंस डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर इसी पर है। जब सारे राष्ट्रपतियों का AIPAC ने हिसाब कर दिया तो आप सोचिए कि फिर डोनाल्ड ट्रंप का क्या करेंगे। तो ऐसा सोचना कि इजराइल से दुश्मनी लेने से अमेरिका में सत्ता चली जाती है, यह परफेक्टली 100% भी नहीं है। इजराइल में भी ऐसा होता रहा है। जिसने भी अमेरिका से पंगा लिया, इजराइल में उसकी सत्ता चली गई। कुछ इजरायली प्रधानमंत्रियों को अमेरिका से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा। कहानी की शुरुआत करता हूं 1982 से। मेनाकेम बेगिन, साल 1982 लेबनान पर इजरायली हमला हुआ। तब उस समय मेनाकेम बेगिन जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हमले को लेकर रीगन प्रशासन से उनके रिश्ते बहुत खराब हुए। बेरेत में हुए नरसंहार की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। दबाव के बीच बेगिन ने 1983 में अचानक रिजाइन कर दिया। अब आ जाइए इट्जाक शामिर। 1991 से 1992 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से इनका टकराव हुआ। जॉर्ज बुश से सेटलमेंट के मुद्दे पर टकराव हुआ। अमेरिका ने लोन गारंटी रोकने का दबाव बनाया। अमेरिका इजराइल के दोनों देशों के रिश्ते जो है वो तनाव के दौर में आ गए और 1992 के चुनाव में शमीर सत्ता से बाहर हो गए। हालांकि हार के पीछे कई घरेलू कारण भी बताए गए। अब आ जाइए बेंजामिन नेतन्याहू। 1996 से 1999 पहला कार्यकाल। बिल क्लिंटन से उलझ गए, कई मुद्दों पर मतभेद रहे। क्लिंटन नेतन्याहू संबंध तनावपूर्ण बताए गए। शांति प्रक्रिया पर सार्वजनिक असहमत नजर आए। 1999 में नेतन्याहू चुनाव हार गए। हालांकि फिर ये कहते हैं कि हार का कारण केवल अमेरिका से विवाद नहीं था। बेंजामिन नेतन्याहू वर्सेस बराक ओबामा। ईरान परमाणु समझौते और फिलिस्तीन के मुद्दे पर तीखा टकराव दिखा। 2015 में अमेरिकी कांग्रेस में ओबामा की नीति के खिलाफ भाषण दिया। दोनों नेताओं के रिश्ते बेहद कोल्ड हो गए थे। 2021 में नेतन्याहू की सरकार गिर गई। इसके पीछे गठबंधन की राजनीति और घरेलू संकट को भी वजह बताया गया। अब आ जाइए लेटेस्ट मुकाबले पे, नेतन्याहू वर्सेस ट्रंप। ईरान डील और लेबनान हमले को लेकर ट्रंप से रिश्ते खराब हो गए। बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप ने बीते दिनों काफी भला बुरा कहा। ईरान डील को लेकर अमेरिका और इजराइल में अब तकरार की स्थिति है। तो किसका पत्ता कटेगा? क्योंकि दोनों तरफ इलेक्शन है। एक तरफ अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है तो दूसरी तरफ इजराइल में सितंबर के आसपास मेजर इलेक्शन है। और फिलहाल जो 60 दिन का संघर्ष विराम और समझौता हुआ है वो अभी अधूरा है, बहुत नाजुक मोड़ में है, बहुत खतरे के दौर में भी है। असली दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हुआ है और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पें कभी भी इस डील को पटरी से उतार सकती हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये शीत युद्ध अमेरिका इजराइल दोस्ती के खात्मे की कहानी नहीं बल्कि एक बेहद आपसी निर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट रिश्ते में आए सबसे बड़े भरोसे के संकट की कहानी कह रहा है। इसका असली नतीजा आने वाले महीनों में इजराइल के चुनाव, लेबनान मोर्चे पर इजराइल की स्थिति, सब कुछ तय होगा। इसी को लेकर इजराइल युद्ध नहीं रोकना चाहता और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आ गई। उधर
अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, इजराइल में जनरल इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और दोनों देशों के बीच 36 का आंकड़ा बना हुआ है। ईरान अमेरिका के बीच डील बहुत कच्चा है अभी और इजराइल जो है वो लेबनान पर अटैक लगातार कर रहा है। तो आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।